नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा के रूप में हमारे साथ रहता है। कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इसकी विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, ये हम सभी की कामना है। साथियों, 25 दिसंबर का ये दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के
उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में समापन कार्यक्रम के दौरान सांसद खेल महोत्सव के फाइनल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और देश के युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा, तब पूरी दुनिया की नज़र भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उन्हें तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उन्हें लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा, तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आज सभी सांसदों से भी कहूंगा, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाओं को खोजो जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खेलते खेलते ओलंपिक्स में भी भारत का नाम रोशन कर ले। तो आज क्रिसमस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में दिल्ली और उत्तर भारत के असंख्य ईसाई समुदाय के साथ क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस प्रार्थना सभा में प्रार्थना, कैरल, भजन और दिल्ली के बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप द्वारा प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना शामिल की गई थी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में भाग लिया। प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलक रहा था। आशा है कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और मेलजोल को प्रेरित करेगी। एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने चर्च जाने का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि क्रिसमस नई आशा, स्नेह और दयालुता के प्रति साझा प्रतिबद्धता लेकर आए। द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा की कुछ झलकियां भी प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब जवान इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी करने के लिए कर पाएंगे। तो जवानों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, लाइक और कमेंट करने पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सेना के सभी यूनिट और डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं। जवानों के लिए सोशल मीडिया को देखने की अनुमति इसलिए दी गई है ताकि वो जागरूक रहें और जानकारी इकट्ठा कर सके। इसके अलावा जवान फेक या भ्रामक पोस्ट की जानकारी अपने सीनियर अफसरों को दे सकते हैं। सेना समय समय पर फेसबुक और एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी करती रहती है और सुरक्षा वजहों से
इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर ये नए नियम बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं क्योंकि कुछ जवान विदेशी एजेंसियों द्वारा बिछाए गए हनी ट्रैप में फंस गए। इसके चलते संवेदनशील जानकारी अनजाने में लीक हो गई। हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नियमों के बारे में भी बात की थी। तो जवानों के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट और कमेंट पर रोक लगा दी गई है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ एसके मिश्रा जी, हिसार डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मिश्रा जी, ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर जवानों के लिए जारी की गई है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट और कमेंट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि वो पोस्ट देख सकेंगे लेकिन उस पर कमेंट नहीं कर सकेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस नए नियम को? नहीं, बहुत जरूरी था कि एक्चुअली क्या है, आजकल युवा जो है बहुत ज्यादा मोबाइल पे डिपेंड हो गया है। सोशल मीडिया में बहुत अनाप शनाप चीजें आ रही हैं जिससे फर्जी और भ्रामक और घटिया चीजें आ रही हैं। उससे रोकने के लिए किया गया। इसको ये बताना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ, ये दिशा निर्देश दी गया क्योंकि युवा में जज्बा होता है, जोश होता है, जुनून होते हैं, उमंग होते हैं, ऊर्जा होता है, उत्साह होता है और उत्सुकता होती है हर चीज नई जानने के लिए। क्योंकि जब उन्होंने आपने अभी जो बात की थी जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की, तो उन्होंने भी जब चाणक्य डिफेंस से जो डायलॉग में कहा था, उन्होंने एक चीज और कही थी कि एक चुनौतीपूर्ण है। जब एनडीए में आते हैं तो सबसे पहले कमरों में छिपे मोबाइल ढूंढते हैं। जैसे कमरे में पहुंचते सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। फिर उसे कम से समझाने में 3 से 6 महीने लग जाते। फिर वो अपने की उनको लगता है अब जीवन जो है मोबाइल के बिना भी जीवन है। ऐसे लगता है यदि आपका मोबाइल 1 घंटे के लिए इधर से उधर हो जाता है, लगता है बेचैन हो जाते, पता नहीं क्या होगा, जिंदगी हमारी होगी कि नहीं। हमें आदत डालनी होगी इसे छोड़ने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ गए जो सोशल नहीं, वो भ्रामक प्रचार करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सेना एक डिसिप्लिन है, उसमें एक अनुशासन है, अनुशासन के आधार पे चलना है। इस वजह से रोक लगाई है और इसीलिए जैसे दिशा निर्देश दिए गए, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि इसको लाइक अभी भी उनको छूट है कि लाइक करें, लेकिन 2 चीजें एक और है, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्स करना जी। और वो तुरंत रिएक्ट, जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब तुरंत जवाब देते हैं तो उसमें सही है गलत है ये नहीं है। रिस्पॉन्स जो होता है, रिस्पॉन्स में होता है हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, सोच समझ करके उसका जवाब देते हैं। इसलिए जरूरी है। तो ये कोई इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि सोशल प्रतिबंध लगा दिए जाए या मीडिया पर रोक लगा दी जाए, ऐसा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने जैसे वो बात कही थी हनी ट्रैप में सूचना के चलते बहुत जवान फंस गए उसमें। क्योंकि भाई देखिए, युवा है, उत्साह है, उनमें जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है, नए जनरेशन जी की बात की जा रही, उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो उनको ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो डिसिप्लिन तभी रह सकता है जब उनके दिमाग में खुराफात को रोक सके, और वो रोकना बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें वैसे अभी दुनिया में बहुत कुछ परोसा जा रहा है। अब आपको चूज करना है कि मैं क्या खाना चाहिए नहीं खाना। कई बार इस उम्र के बच्चों को ये जरूरी है, खासकर ये युवाओं के लिए। और जो सैनिक आते हैं ऑफिसर को, तो इनको मेच्योरिटी आ जाती है, धीरे धीरे इनको समझा दिया जाता है। लेकिन जब वो इंडियन सीधे ऑफिसर्स भी आते हैं ना, तो उनका भी दिमाग में मोबाइल रहता है कि वो बचपन से जो चीज मिली हुई है, उनको बचपन से वो बुद्धि पिलाई गई, उसको रोकना बेहद जरूरी है। चलिए, समझ के आदत है जी। मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जवानों के फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट और कमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ देखने के लिए अब जवान इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका वकील अंजले पटेल ने दायर की है, जो इस मामले में कोई पक्षकार नहीं है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को कानूनी रूप से गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले से जुड़े पक्षकार सीबीआई और पीड़िता पहले ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुके हैं। बता दें कि 23 दिसंबर को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका लंबित रहने तक उनकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और उन्हें जमानत भी दे दी। ऐसा बताया जा रहा है कि यह राहत 15 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त दी गई थी। इतना ही नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। उन्हें हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट भी करनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कुलदीप सेंगर की जमानत खारिज करने की मांग की गई है और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। तो
कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। तो कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। और बता दें कि हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। 15 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई थी। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए संदीप मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। संदीप जी, कुलदीप सेंगर का जो ये पूरा मामला है, इसमें हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके बाद से मामला जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जो कुलदीप सेंगर का मामला है, इसमें जो पहले विषय जो आ रहा है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि AR अंतुले वर्सेस स्टेट के मामले में जी पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन दी गई है। हाँ। और जिस कानून के तहत इनको सजा की गई है पॉक्सो एक्ट में, उसमें एग्रीवेटेड पनिशमेंट का क्लॉज है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाएगी। और अभी जो सेंगर का मामला है, इसमें हाई कोर्ट ने इनको लोक सेवक नहीं माना है। AR अंतुले वर्सेस स्टेट के मामले में कहा गया है कि विधायक जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वह लोक सेवक नहीं है। और इसलिए इनका क्लॉज जो है लोक सेवक की डिफिनीशन में न आने के नाते एग्रीवेटेड पनिशमेंट की डिफिनीशन में नहीं आता है। और जो कृत्य सेंगर ने किया है उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल का है। और आज की तारीख में सेंगर ने 7 साल 5 महीने की सजा पूरी कर ली है। तो क्योंकि 7 साल 5 महीने की सजा पूरी कर ली है और इनकी अपील एडमिट की गई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 389 कहता है कि आपको पेंडिंग अपील जमानत का अधिकार है। और यह एक प्रक्रिया रही है जिसके तहत इनको जमानत दी गई है। जी, लेकिन संदीप जी, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, तो क्या लगता है आपको कि क्या हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रद्द करेगा? क्योंकि कई सारे पहलू हैं इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, हमने देखा कि कई तरह के तथ्य यहाँ पर पेश किए गए, और जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लेते हुए उनकी उम्र कैद की सजा को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न बनेगा, क्योंकि क्या लोक सेवक की डिफिनीशन में विधानसभा का सदस्य आता है, इस बात को निर्धारित करना होगा। और इस बात को निर्धारित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करनी पड़ेगी 5 सदस्यों की, जो यह निर्धारित करेगी कि क्या विधानसभा के सदस्य को लोक सेवक माना जाना चाहिए। क्योंकि लोक सेवक वाली डिफिनीशन पर ही यह अपील एडमिट होगी सुप्रीम कोर्ट में। जब बहस होगी तो पहली अपील यही होगी कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से उनको लोक सेवक नहीं माना है। और जो एग्रीवेटेड पनिशमेंट है, जिसमें मिनिमम 20 साल की सजा है और अंतिम जीवन तक मृत्यु है, मृत्यु के अंतिम समय तक आपको जेल में रहने का जो प्रावधान पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6 करता है, उसको इस पे लागू किया जाना चाहिए। यह बात CBI कहेगी, यह बात विक्टिम के लोग कहेंगे। लेकिन बात यह है कि लोक सेवक की डिफिनीशन पहले सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करनी पड़ेगी इसमें। चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग भी इस याचिका में की गई है। वहीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो का सफर किया। इस दौरान उन्होंने लेडीज कोच में सफर कर रही महिलाओं के साथ खूब बातचीत की। महिलाओं ने CM रेखा गुप्ता के साथ सेल्फी ली। महिलाओं के चेहरे पर काफ़ी खुशी भी देखने को मिली। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं से खूब बातचीत भी की। इस दौरान कई महिलाओं ने रेखा गुप्ता को अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं से अवगत कराया। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने महिलाओं की बातों को सुना और उनका जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर कर रहे पैसेंजर्स को अटल कैंटीन योजना की जानकारी भी दी। CM रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में अटल कैंटीन का लोकार्पण किया। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवा भी मौजूद रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम यहाँ पे एकता विहार में आए हैं कैंप में, और इसके ठीक सामने अटल कैंटीन केवल यहीं नहीं पूरे दिल्ली में झुग्गी क्लस्टर के सामने बनाई जा रही है। जैसा हमारी पार्टी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली में झुग्गी नहीं टूटेगी, ये इस बात को दर्शाता है
कि झुग्गी वासियों के लिए हम केवल अटल कैंटीन ही नहीं, यहाँ पे बाथरूम बनाए जा रहे हैं, पानी सीवर की लाइनें डाली जा रही है, खड़ंजा डाला जा रहा है। ये इस बात को दिखाता है कि 11 साल ये जो आदमी को जिताते रहे केजरीवाल जी को, वो यहाँ पे 1 रुपए का भी काम नहीं किए और हमारी सरकार आती यहाँ पे करोड़ों रुपए। स्क्रीन वाले भैया, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा देश याद कर रहा है। ऐसे जनसेवक बहुत ही कम होते हैं। देश को परमाणु शक्ति उन्होंने दी। आज उनको बहुत ही हमारी श्रद्धा से याद करते हैं और आज उनके जन्म दिवस पे, जन्म जयंती पे दिल्ली भर में अटल कैंटीन जितना बन पाई उतनी आज कर रहे हैं। बाकियों का काम चल रहा है बहुत ही जल्दी। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। ढाका पहुंचने से ठीक पहले तारिक रहमान ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का आभार जताया। इसे बीएनपी और अंतरिम सरकार के बीच शुरुआती शिष्टाचार और तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे साफ हो गया है कि अब आवामी लीग फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं लेगी। अंतरिम सरकार ने बताया कि चुनाव आयोग ने पार्टी की सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था और पंजीकरण निलंबित कर दिया है। इस वजह से यह फैसला लिया गया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आवामी लीग जिसकी राजनीतिक गतिविधियां वर्तमान में देश के अंदर प्रतिबंधित हैं और वो आगामी राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। वहीं सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइंस पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इन एयरलाइंस के नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज़्यादा कंपनियों और विकल्पों की ज़रूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज़्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। एविएशन इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इससे भारतीय एविएशन सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। हालांकि नई एयरलाइंस के सामने असली चुनौती अब शुरू होती है। उन्हें पूंजी जुटानी होगी, विमान बेड़े को तैयार करना होगा और मजबूत नेटवर्क को खड़ा भी करना होगा ताकि वो सही मायनों में उड़ान भर सके। वहीं पंजाब में अब पेड़ काटना आसान नहीं होगा। पूरे पंजाब में कहीं भी पेड़ काटने से पहले अब कोर्ट की विशेष परमिशन लेनी होगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केस में अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना पूरे राज्य में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। दरअसल मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर सरकार ने 250 पेड़ों को काटने का फैसला लिया था। मामले में मोहाली निवासी शुभम शेखो ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि विकास योजनाओं के नाम पर पेड़ काटने का फैसला बिना मानकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर तलब किया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विकास के लिए इन पेड़ों की कटाई के लिए क्या रिसर्च या वैधानिक परमिशन ली गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश भर में पेड़ न काटने का फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार विस्तार से अपना पक्ष रखेगी। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में आत्महत्या का संदेह जताया जा रहा है। परिवार के 2 बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया, तो वहीं घर पर माता पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस परिवार के 2 बच्चों ने चलती ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस की जांच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों का एक्सीडेंट हुआ या फिर उन्होंने आत्महत्या की। वहीं बच्चों के माता पिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।